Welcome student. I am Sheikh Siraj, mathematics faculty. Today now we start a new chapter which is mathematical logic, max 1 chapter, first chapter, which carries 6 to 8 marks, very important chapter from the board point of view. As you know, every mathematical terms required reasoning, okay, and reasoning involves logic. तो इन फर्स्ट चैप्टर जो है आपका मैथमेटिकल लॉजिक, इसमें आप उसी के बारे में पढ़ेंगे, लॉजिक के बारे में. काफ़ी इजी चैप्टर है, इजीली आप अंडरस्टैंड कर लेंगे. कंसेप्ट कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे. बस आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश ग्रामर भी यूज़ होगा, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा यहाँ पे. जैसे हम स्टार्ट करेंगे अगर चैप्टर, तो चैप्टर में कुल 5 एक्सरसाइज है, 1.5 तक है. लिटिल बिट कंसेप्ट है, बस आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को. जैसे लॉजिक है, अब यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे आप, तो लॉजिक पढ़ने के बेनिफिट क्या होते हैं. जैसे 1.5 में आप पढ़ेंगे सर्किट के बारे में कि सर्किट की डिज़ाइनिंग कैसे होती है. कंप्यूटर साइंस में ये यूज़ होता है लॉजिक का कंसेप्ट जो होता है. इसके साथ ही आप स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना सीखेंगे कि स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं यहाँ पे लॉजिक में. तो इसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे लॉजिक में. ओके, तो लॉजिक, जैसे लॉजिक आप मीनिंग तो समझ गए लॉजिक का मीनिंग क्या है, रीजनिंग. ओके, अब यहाँ पे लॉजिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टेटमेंट. जैसे हर लैंग्वेज में आपको अपने के जो भी आप बोलते हैं उसको कन्वे करने के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं, सेंटेंस. हर कोई भी आप लैंग्वेज यूज़ करिए, आइदर हिंदी, मराठी और इंग्लिश, तो सबके लिए आपको क्या लगते हैं, सेंटेंस लगते हैं. तो इसी तरह लॉजिक में भी कुछ स्पेशल टाइप के सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम सेंटेंस नहीं क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहते हैं. ओके, तो यहाँ पे उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस. टाइप्स ऑफ सेंटेंस में क्या है आपके पास, डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव. ये सब तो आपने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ा होगा, ये सब इंग्लिश ग्रामर में आपने पढ़ा होगा. डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंस होते हैं. इंपेरेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, आइदर रिक्वेस्ट और कमांड को यूज करते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम इमोशन, एक्साइटमेंट को, और इंट्रोगेटिव में तो क्वेश्चन मार्क दिख गया तो वो क्या है, क्वेश्चन आते हैं उसमें. तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ओके, यानी ये जो फर्स्ट वाला टाइप ऑफ सेंटेंस है वही सिर्फ आपका स्टेटमेंट है. ये जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइप है ये आपके स्टेटमेंट नहीं है. यहाँ पे आपको ये अंडरस्टैंड करना नेसेसरी है यहाँ पे कि यहाँ पे जो इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंट्रोगेटिव है, ये सब सेंटेंस होते नहीं है. सिर्फ मेरा ये जो फर्स्ट वाला है, ये तीनों जो है ये आपके स्टेटमेंट नहीं है ये. ओके, तो आपको यहाँ पे हम सेंटेंस देखेंगे. अगर सेंटेंस हमारा असर्टिव होगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, तभी वो क्या है, हमारा स्टेटमेंट है. अदरवाइज वो हमारा स्टेटमेंट नहीं है. तो यहाँ पे जैसे जैसे हम देखें, यहाँ पे देखेंगे जैसे स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट का डेफिनेशन आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए काफी इजी है स्टेटमेंट का डेफिनेशन. और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, declarative sentence which is either true or false, but not both simultaneously. is called statement. तो ये आपका क्या होगा, स्टेटमेंट, जो क्या हो सकता है, आइदर ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, बट एट ए टाइम या साइमल्टेनियसली वो दोनों नहीं हो सकता. ओके, तो यहाँ पे ये समझना आपके लिए ज़रूरी है. जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 3 इज एन इवन नंबर, 3 इज एन इवन नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, ये भी एक हो सकता है आपका. ये सब डिक्लेरेटिव है. अब 3 इज एन ऑड नंबर हो सकता है, 4 ले सकते, चलिए 4 इज एन इवन नंबर, या 3 इज एन इवन नंबर भी आप ले सकते हैं. चलिए ये भी एक हो सकता है स्टेटमेंट. देखिए ये स्टेटमेंट है, बट यहाँ पे जब हम ट्रूथ वैल्यू की बात करेंगे तो एक फॉल्स स्टेटमेंट है. ओके, स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं. जैसे 3 तो ऑड नंबर है, तो अगर आपने इवन लिखा, ये स्टिल स्टेटमेंट है, बट ये कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है. इसी तरह आप लिख सकते हैं 5 इज अ प्राइम नंबर, ये भी हो सकता है. फिर आप कोई कंडीशन यूज कर सकते हैं. जैसे हम यहाँ पे कंडीशन ले लेते हैं, x + 3 इज इक्वल टू 6 व्हेन x = 3. ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए कंडीशन दी है आपको, कंडीशन क्या दी है कि x की वैल्यू 3 होगी, देन ये x प्लस 3 कितना होगा आपका 6। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखेंगे, 3 प्लस 3 कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो मीन्स ये क्या है, ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है। अब ट्रूथ वैल्यू क्या होती है, तो ट्रूथ वैल्यू देखिए स्टेटमेंट आइदर ट्रू स्टेटमेंट होंगे या फॉल्स स्टेटमेंट होंगे। जो ट्रू स्टेटमेंट होंगे उनकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, टी होगी, ट्रूथ स्टेटमेंट टी होगी, और जो फॉल्स स्टेटमेंट होते हैं उनकी ट्रूथ वैल्यू क्या होती है, एफ होती है यहाँ पे। ओके, तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, काफ़ी इजी है ट्रूथ वैल्यू का कंसेप्ट, कि जो स्टेटमेंट ट्रू होंगे उनकी ट्रूथ वैल्यू टी होगी। लिख भी सकते हैं आप, दोज स्टेटमेंट विच आर ट्रू ट्रूथ वैल्यू इज टी, दोज स्टेटमेंट विच आर फॉल्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ। अब कंसीडर, यहाँ पे देखिए कुछ आपको क्या है सेंटेंस दिए। ओके, अब ये सेंटेंस में हमको देखना है कि ये स्टेटमेंट है या नहीं है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देख रहे ही इज टॉल, ठीक है, ये क्या है, टॉल है, तो यहाँ पे ही इज टॉल। ओके, अब टॉल तो देखिए कोई भी हो सकता है, मतलब ये जो है ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है। तो यहाँ पे ये कैसा सेंटेंस है, एक ओपन सेंटेंस है। ओपन सेंटेंस कभी भी स्टेटमेंट नहीं हो सकते, क्योंकि ओपन सेंटेंस में कैसा होता है, जैसे पर्सन टू पर्सन हम जाए तो ये क्या होता है, वेरी होता है, ये वेरी यानी चेंज होते रहता है ये। और यहाँ पे आपको ट्रूथ वैल्यू आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मे बी सम टाइम ये ट्रू हो, सम टाइम ये फॉल्स हो, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब आप ही कौन से ही की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए 10% है, तो ऐसा भी हो सकता है कोई टॉल हो, कोई क्या हो, टॉल ना हो, शॉर्ट हो कोई, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये एक ओपन स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये जो होते हैं ये आपके स्टेटमेंट नहीं, ये ओपन सेंटेंस है जो स्टेटमेंट हो सकता नहीं है। ये जानना ज़रूरी है आपके लिए कि ओपन सेंटेंस कभी भी स्टेटमेंट नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू आप जज परफेक्टली नहीं कर सकते, ये वेरी होती है, चेंज होती है, ये कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। देखिए मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब ये किसी के लिए होंगे, किसी के लिए नहीं होंगे, ये भी किस पे डिपेंड है, कंडीशन पे। ये भी क्या है, ओपन सेंटेंस है जो स्टेटमेंट नहीं हो सकते। x इंटू 5 इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन तो नहीं दिया ना, कंडीशन उनको देना चाहिए था, कंडीशन उन्होंने नहीं दिया। जैसे यहाँ पे आप देख रहे कंडीशन है, बट वहाँ पे कंडीशन गिवन नहीं है। अगर ये कंडीशन दे देते यहाँ पे कि व्हेन x इक्वल टू 4, तब जाके वो क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता। बट यहाँ पे x इंटू 5, अब x के तो कोई भी वैल्यूज हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, जब यहाँ पे हम 4 रखेंगे x के प्लेस पे तो आंसर 20 आएगा। बट अगर 4 के अलावा कोई और नंबर ले लिया आपने तो आंसर आपको 20 नहीं आएगा। मीन्स क्या है, यहाँ पे आपका स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। और आपने स्टेटमेंट में क्या पढ़ा, इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट साइमल्टेनियसली, यानी ये दोनों हो सकते नहीं है, बट यहाँ पे दोनों हो रहे हैं। तो मीन्स ये क्या है, आपका स्टेटमेंट नहीं, ये भी क्या है, एक ओपन सेंटेंस है यहाँ पे। अब व्हाट इज योर नेम, ये क्वेश्चन मार्क आ गया, आपने क्वेश्चन मार्क देख लिया, ये तो इंट्रोगेटिव तो स्टेटमेंट इल्ले होते नहीं है। सिट डाउन, ये क्या कर रहे हैं आप, ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं यानी इंपेरेटिव सेंटेंस, तो ये भी आपका स्टेटमेंट नहीं है। हाउ ब्यूटीफुल इट इज, ये एक्सक्लेमेटरी का साइन आ गया, तो इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है, आपका स्टेटमेंट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल गिवन है ये स्टेटमेंट नहीं है, ये हमारे स्टेटमेंट है। तो ये सिर्फ आपको बताना था यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 1 जब आता है, जब हम 1 करेंगे क्वेश्चन नंबर, तो उसमें क्या होगा, हमको यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स। तो वहाँ पे आप देखेंगे अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया, फिर साथ में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया, प्लस ओपन सेंटेंस आ गए, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे कि ये आपके कोई स्टेटमेंट नहीं है। ओके, और जब स्टेटमेंट नहीं है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू भी आप नहीं लिखेंगे। ट्रूथ वैल्यू किसकी लिखेंगे, जो स्टेटमेंट होते हैं उनकी ही हम ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे। अब लॉजिकल कनेक्टिव्स की बात करते हैं। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या है अब यहाँ पे, तो लॉजिकल कनेक्टिव्स कोई डिफरेंट टर्म नहीं, लॉजिकल कनेक्टिव काफ़ी इजी टर्म है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 2 स्टेटमेंट है, वो 2 स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे एंड का यूज़ करते हैं, सम टाइम कभी और का यूज़ करते हैं। ओके, कभी आप इफ देन की कंडीशन यूज़ करेंगे उन दोनों को क्या करने के लिए,
कंबाइन करने के लिए। फिर और कभी क्या यूज़ करेंगे आप, कभी आप इफ़ एंड ओनली इफ़ का यूज़ करेंगे। तो ये सब होते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स यानी क्या, पी एंड क्यू हमारे पास क्या है, पी क्यू दो क्या है आपके पास स्टेटमेंट है, वो दोनों स्टेटमेंट को आप क्या करेंगे, कोई भी अलग अलग टर्म लगा के। देखिए लॉजिकल स्टेटमेंट क्या है, कोई वर्ड है या कोई फ्रेज है जिससे हम क्या करेंगे, दो स्टेटमेंट जो है हमारे उनको हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो वही है यहाँ पे, जैसे इसमें आप पढ़ेंगे फर्स्ट टाइम आप जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड, ऐसा 5 टाइप है वैसे इसके। जैसे फर्स्ट में आप पढ़ेंगे एंड भी एक क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव्स है, पता होगा आपको। एंड का देखिए ऐसा ही सिंबल से यूज़ करेंगे हम पूरे चैप्टर को एंड में, तो याद रखिए ये एंड है। एंड को क्या कहते हैं यहाँ पे, तो एंड का नाम भी है एक जिसकी कहते हैं कंडीशन, ओके, एंड का नाम है कंजक्शन। जैसे इंग्लिश ग्रामर में भी आपने, मैंने कहा था इंग्लिश ग्रामर यूज़ होगा, इंग्लिश ग्रामर में आपने पढ़ा है कि एंड है। देखिए एंड ही कंजक्शन नहीं है, एंड के अलावा बट आ गया, यट आ गया, वेरेज आ गया, वाइल आ गया, ऐसे बहुत सारे क्या आपके कंजक्शन है जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी वही है, एंड क्या है, कंजक्शन है। इसी तरह आप जाएंगे और पे जाएंगे, तो और के लिए देखिए ऐसी कैप का यूज़ करेंगे और इसे कहते हैं डिसजंक्शन। ओके, तो ये सब आपके लॉजिकल कनेक्टिव्स है। अब थर्ड पे जब मूव करेंगे आप, थर्ड क्या आएगा आपका, तो नॉट आता है जिसे नेगेशन कह सकते हैं। नॉट जिसके लिए ऐसा यूज़ करते हैं और इसे क्या कहते हैं, नेगेशन कहेंगे आप। ओके, अब फोर्थ पे देखिए आपका ये इफ़ देन वाला पार्ट आ जाता है। इफ़ देन जिसके लिए हम ऐसा एरो का यूज़ करते हैं और ये एरो को हम कहते हैं इम्प्लीकेशन। एरो का नाम है ये इम्प्लीकेशन, और इसका जो स्टेटमेंट का नाम होता है उसे आप कहते हैं, इसका नाम है, इसे कहते हैं कंडीशनल, क्योंकि यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई करते हैं ना, इफ़ पी देन क्यू, ऐसा कंडीशन अप्लाई करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं कंडीशनल। एक और टाइप है जिसमें आता है इफ़ एंड ओनली इफ़। अब ये इफ़ एंड ओनली इफ़ किधर आता है, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ आता है बिटवीन में, जैसे पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू आता है। अब ये इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ऐसी एरो का यूज़ करते हैं, ये टाइप की एरो का, ठीक है। अब इसका कोई नाम नहीं है, इसके नाम में अगर आप देखें इसका एक ही नाम है, इसे कहते हैं बाई कंडीशनल। ओके, ये बाई कंडीशनल है। बाई कंडीशनल क्यों है, क्योंकि देखिए कंडीशनल में क्या होती है, एक सिंगल एरो, यहाँ पे क्या है, ये देखिए एरो फॉरवर्ड भी जा रही, बैकवर्ड भी आ रही, तो इसलिए इसका नाम क्या है, बाई कंडीशनल है यहाँ पे। तो अब लॉजिकल कनेक्टिव्स जो है इनको एक एक करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे अब यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स का आपने डेफिनेशन देखा था कि आपको क्या करना है, कोई भी दो स्टेटमेंट को अगर कंबाइन करना है तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्या है हमारे पास लॉजिकल कनेक्टिव्स है यहाँ पे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या है आपका, एंड है, जिसे आप क्या कहेंगे, कंजक्शन। फिर सेकंड आता है और जो है डिसजंक्शन, फिर आपका आएगा इफ देन जो क्या है कंडीशनल, फिर देन बाय कंडीशनल, देन नेगेशन। ये सब आपके क्या है लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं। इतना समझ लीजिए, ये जो भी है लॉजिकल कनेक्टिव्स पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। अगर आपने ये पार्ट को ठीक से अंडरस्टैंड नहीं किया तो पूरा चैप्टर आपको नहीं समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब एंड को देखिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड को, जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा है, इफ पी एंड क्यू आर द टू स्टेटमेंट विच आर कनेक्टेड बाय वर्ड एंड, देन द रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट इज पी एंड क्यू। पी एंड क्यू को आप क्या बोलेंगे, कंजक्शन ऑफ पी एंड क्यू। ओके, कंजक्शन ऑफ पी एंड क्यू ऐसे डिनोट करेंगे। इससे क्या पढ़ेंगे आप, कंजक्शन ऑफ पी एंड क्यू, ऐसा पढ़ेंगे इसे, कंजक्शन ऑफ पी एंड क्यू या पी एंड क्यू। फिर ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे आप इसका, तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल के लिए हमारे पास देखिए दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट पी है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है आपके पास, क्यू है।
तो यहाँ पे देखिए P की देखिए 4 डिफरेंट क्या होगी वैल्यूज होगी। जैसे वैल्यूज क्या होगी यहाँ पे P की, जैसे P की वैल्यू हो सकती है 2 टाइम ट्रू हो सकती है या 2 टाइम फॉल्स हो सकती है यहाँ पे P की वैल्यू। इतना याद रखिए, कभी भी अगर क्या होगा, कभी भी आपको देखिए ऐसे P और Q 2 स्टेटमेंट दिए रहेंगे, जैसे 2 पॉइंट्स में 4 आउटकम्स आते हैं, वैसे यहाँ पे अगर 2 स्टेटमेंट है तो यहाँ पे भी कितने आएंगे, 4 डिफरेंट टाइप के क्या हो सकते हैं अरेंजमेंट हो सकते हैं। जैसे P ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। Q में आप कैसे लिखेंगे, तो Q में देखिए इसका हाफ कर देते हैं, ये 2 है ना, 2 का हाफ करिए, कितना आएगा 1, यानी 1 टाइम ट्रू होगा, सेकेंड टाइम फॉल्स, फिर फर्स्ट टाइम ट्रू होगा, उसके बाद फॉल्स। तो ये आपका क्या हो गया P एंड Q। यहाँ पे देखना क्या जरूरी है कि अगर ये P हमेशा कभी भी P और Q की बात होगी तो P क्या होगा, ट्रू फॉल्स होगा, और Q क्या होगा, ट्रू फॉल्स होगा। ठीक है, इतनी चीज याद रखिए आप। अब अगर हम बात कर रहे हैं P एंड Q की अगर आप बात करेंगे P एंड Q की, तो P एंड Q में सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर उनका कंजक्शन भी ट्रू होगा, अदरवाइज हर कंडीशन में उनका कंजक्शन क्या होगा, फॉल्स होगा। यहाँ पे देखिए हर एक वैल्यू क्या आएगी आपकी, फॉल्स आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंजक्शन में ये जानना नेसेसरी है, अगर दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू होंगे तभी आपका क्या होगा, कंजक्शन जो है P एंड Q वो ट्रू होगा। तो कंजक्शन में याद रखिए ट्रू होते हैं, अदरवाइज सब क्या होंगे आपके, फॉल्स होंगे। अब और के बारे पढ़ेंगे, और क्या है यहाँ पे, जैसे एंड है सेकेंड स्टेप में वैसे ही वहां पे और है, और क्या है आपका डिसजंक्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी इफ P एंड Q आर द 2 स्टेटमेंट्स व्हिच आर कनेक्टेड बाय द वर्ड और, देन द रिजल्टिंग स्टेटमेंट इज P और Q। ठीक है, सिंबॉलिकली देखिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अगर ये सिंबल कहीं पे भी दिख गया तो समझ जाइए डिसजंक्शन है, या इसका मीनिंग क्या है, और है। ये सिंबल कहीं दिख गया तो समझ जाइए ये क्या है, एंड है। एंड के लिए देखिए स्ट्रेट कैप है, और के लिए देखिए कैसा है, डाउन कैप है, आपके लिए अपोजिट है इसके लिए कैप। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो इसको आप कैसे रीड करेंगे, P और Q या P डिसजंक्शन Q, ऐसा रीड करेंगे आप यहाँ पे। फिर इसकी भी ट्रूथ वैल्यू होगी, जैसे P एंड Q अगर आपके स्टेटमेंट होंगे तो P की 4 डिफरेंट वैल्यूज होगी, Q की भी होगी। जैसे P के लिए देखिए फिक्स है, P के लिए हमेशा यही आएगा, क्या होगा, या तो 2 टाइम ट्रू होगा या फिर 2 टाइम्स क्या हो सकता है, स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो सकता है। Q के लिए देखिए 2 का हाफ करते हैं, 2 का आधा करिए, क्या हो जाएगा, एक ट्रू होगा एक फॉल्स, एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा। ठीक है, या तो हमारे दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे, या पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स होगा, या फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स होगा दूसरा स्टेटमेंट ट्रू होगा, या फिर दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे हमारे, फॉल्स होंगे। जैसे हम प्रोबेबिलिटी में 2 कॉइन्स के लिए पढ़ते थे, वैसे ही सिमिलर सिनारियो यहाँ पे है, बट यहाँ पे हेड टेल नहीं, ट्रू एंड फॉल्स आ रहे हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट ऐसे हो सकते हैं, या तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू, या फर्स्ट ट्रू देन फॉल्स ट्रू, या फॉल्स होगा आपका। अब P और Q क्या आएगा, तो P और Q बहुत इजी है। P और Q का क्या है यहाँ पे देखिए फंडा, P और Q में अगर फॉल्स है तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, बाकी सब में आपका स्टेटमेंट क्या आएगा, हर टाइम ट्रू आएगा। तो ये P एंड Q के लिए, P और Q के लिए ये कंडीशन है, कंजक्शन में ट्रू होता है, बाकी सब फॉल्स होता है। डिसजंक्शन में या और के केस में फॉल्स है अगर, तभी स्टेटमेंट फॉल्स होगा, बाकी सब कंडीशन में आपका स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा यहाँ पे। ओके, तो ये आपके क्या हो गए, 2 टाइप के लॉजिकल कनेक्टिव्स हमने देख लिए। एक पहला क्या था एंड, सेकंड क्या था हमारा और। अब आते हैं कंडीशनल पे। कंडीशनल जिसकी कंडीशन क्या होगी, इफ एंड देन। अब यहाँ पे देखिए इन सब का क्या यूज है, यहाँ पे हर एक चीज का कुछ ना कुछ यूज है। ये है इफ एंड देन, ये सिंगल एरो का ही है। एंड के लिए इसकी बात करिए या इसकी बात करिए, दोनों का यूज है यहाँ पे, क्योंकि स्टेटमेंट कभी भी आपको कंजक्शन नहीं दिखाई देगा। कभी भी सिंबॉलिकली अगर स्टेटमेंट ऐसा है तो आपको ये रिलेशन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि ये कंडीशनल है, बाई कंडीशनल है, कंजक्शन है, डिसजंक्शन है। तो ये ऐसे हेल्प होती है इससे, क्योंकि हम ऐसे फॉर्म में लिखते हैं, स्टेटमेंट ऐसा लिखते हैं ज्यादातर। अब यहाँ पे कहीं स्टेटमेंट क्या सेंटेंस में लिखा है, अब उसको आपको सिंबॉलिकली फॉर्म, ये सिंबॉलिक फॉर्म है इसका, डिनोटेड बाय, ये सिंबॉलिक फॉर्म भी इसे आप लिख सकते हैं,
P और Q। तो यहाँ पे देखिए, ओके, तो यहाँ पे अगर ऐसा है, ये कैप आ गई तो समझिए एंड का रिलेशन है। अगर एंड आता है कभी कभी आपको सिंबल्स में, उसको क्या करना है, चेंज करना है, तो एंड के लिए ये सिंबल का यूज करेंगे और के लिए ये सिंबल का यूज करेंगे। कभी देखिए स्टेटमेंट में अगर इफ और देन में स्टेटमेंट है तो आप कंडीशनल यानी सिंगल एरो का यूज करेंगे। कभी इफ एंड ओनली इफ का स्टेटमेंट आएगा तो उसको सिंबॉलिकली चेंज करने के लिए बाई कंडीशनल या डबल एरो, डबल इम्प्लीकेशन इसका नाम है, इसे आप बाई कंडीशनल है और ये सिंबल का नाम क्या है, डबल इम्प्लीकेशन। वो क्या है, ओनली इम्प्लीकेशन। इफ P and Q आर एनी टू सिंपल सेंटेंस देन कंपाउंड स्टेटमेंट इफ P देन Q, यानी इफ आएगा, इफ के बाद आपका एक स्टेटमेंट आएगा, देन लगेगा, देन के बाद आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा। तो ऐसी कंडीशन में इसे आप क्या कहेंगे, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, यानी कुछ ना कुछ कंडीशन होती है। इफ देन यानी कंडीशन रखते हैं ना आप। अब इसके आपको एग्जांपल भी आपको मिलेंगे। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, अगर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पे ये कैसे ऐसी कंडीशन होगी आपको इफ और देन में, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कंडीशनल। अब यहाँ पे देखिए ऐसे डिनोट करते हैं P इम्प्लाइज Q। अब इसके लिए ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, P Q है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, P, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, Q। P के लिए आप क्या करेंगे, तो P के लिए हमारा सेम फंडा है और यहाँ पे क्या आएगा, P इम्प्लाइज Q। P के लिए आप क्या करेंगे, तो P के लिए हम क्या करेंगे, वही हमारा वैल्यू, फिर Q में क्या होगा, देखिए याद रख लीजिए इन चीजों को। जैसे आपने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया होगा, या तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगा, सेकंड फॉल्स होगा, या फर्स्ट फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा, या दोनों क्या होंगे, फॉल्स हो सकते हैं। ये चार अलग अलग क्या है, अरेंजमेंट है यहाँ पे। तो P और Q हमेशा फिक्स होंगे यहाँ पे। अगर P Q R आता है तब ये थोड़े और वेरी हो जाएंगे, मतलब ये 4 की जगह 8 आते हैं वहाँ पे, बट यहाँ पे ओनली P Q है तो यहाँ पे आपको इतना ही रहेगा हमेशा। फिर P इम्प्लाइज Q क्या होता है, तो P इम्प्लाइज Q में आप क्या करेंगे, P इम्प्लाइज Q कहता है द स्टेटमेंट इज फॉल्स इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट जब ट्रू होगा और सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, तब जाके ही स्टेटमेंट हमेशा क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स होगा। बाकी सब कंडीशन में इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा। देखिए ये आपको यहाँ पे काफी अंडरस्टैंड करना जरूरी है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं P इम्प्लाइज Q की, तो सबसे पहले आपको P को देखना है, देन किसको देखना है, Q को। अगर मान लीजिए हम ऐसा लिख देते Q इम्प्लाइज P, तो आप फिर ऐसा नहीं रीड करते, आपको रीड उल्टा करना पड़ता है, यहाँ से Q, फिर बाद में आप क्या किसको रीड करते हैं, P को। और कंडीशनल क्या कहता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगा, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स होगा, तब जाके ही स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर हम अपोजिट कर देते तो अपोजिट में हमको ढूंढना है यहाँ पे ट्रू किधर है, ये ट्रू है, फिर फॉल्स किधर है, ये है, तब जाके यहाँ पे ये फॉल्स आएगा, बाकी सब क्या आएंगे, ट्रू आएंगे। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन को देखना जरूरी है कि आपको P को पहले लेना है या Q को पहले लेना है, ये देखना जरूरी है आपको, क्योंकि इसमें कंडीशन क्या है कि पहला ट्रू ही होगा, सेकंड फॉल्स होगा, तभी आंसर क्या आएगा आपका कंडीशन का, P कंडीशन Q का फॉल्स आएगा। अगर एरो चेंज हो गया, मान लीजिए Q इम्प्लाइज P है, तो पहले Q को देखा जाएगा, बाद में P को देखना है आपको। फिर यहाँ पे फिर इफ एंड ओनली इफ, जिसे बाई कंडीशनल कहेंगे, आप डबल एरो का यूज करेंगे, ऐसा बोथ साइड एरो आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी सेम है, इसमें देखिए इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। ओके, तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल इसका कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे डिनोट करते हैं P डबल इम्प्लाइज Q। फिर यहाँ पे आप ले लेंगे P Q, P डबल इम्प्लाइज Q। ओके, अब P की तो आपको पता है वैल्यूज क्या होती है P की, तो P की वैल्यू क्या होगी, T T F F, ये हमारी P की वैल्यू होगी। Q की वैल्यू क्या होगी हमारी, Q की वैल्यू T F T F। P डबल इम्प्लाइज Q में क्या होता है, देखिए जब आप ये साइड एरो में जा रहे हैं तो ये साइड वाला पहले इम्प्लाइज की कंडीशन लगाइए,
अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा उसका? फॉल्स आएगा, है ना। ये कि कौन सा एरो की बात हो गई? ये डायरेक्शन में जब आप जा रहे हैं, लेकिन एरो देखिए ये साइड भी है, यानी Q से P पे भी आ रहे हैं आप, तो Q से P पे जब आएंगे तो यहाँ पे ये ट्रू है, यहाँ पे ये क्या है? फॉल्स है। मतलब हम क्या कर रहे हैं? दो बार कंडीशन लगा रहे हैं। पहली कंडीशन में ट्रू फॉल्स देखा जा रहा है, फर्स्ट ट्रू फिर फॉल्स, तो फॉल्स। नेक्स्ट कंडीशन में Q से P पे आ रहे हैं, तो Q में ट्रू, P का फॉल्स, तो ये भी क्या होगा आपका? फॉल्स होगा। बाकी सब क्या होते हैं यहाँ पे? ट्रू होते हैं। तो ये सबसे इजी होता है याद करने के लिए। क्यों इजी होता है? इसको 2-3 डिफरेंट वे से याद रखते हैं। जैसे याद रखने के लिए लोग क्या देखते हैं? अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू है, दोनों फॉल्स, यानी जब भी दोनों स्टेटमेंट सिमिलर होंगे तब आंसर ट्रू मिलेगा। अगर वो सिमिलर नहीं होंगे, वो कंडीशन में आंसर क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। कुछ बच्चे ऐसे भी रीड करते याद रखने के लिए, जैसे कुछ स्टूडेंट प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ऐसा जिसकी जैसी मर्जी कोई भी ट्रिक बना लेते बच्चे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखिए बाई कंडीशनल, बट कंसेप्ट इसका ऐसे ही है। एक बार आप ये डायरेक्शन में जा रहे तो ये डायरेक्शन में ये ट्रू, ये फॉल्स, तो ये फॉल्स होता है जैसे यहाँ पे होता है। लेकिन जब आप ये डायरेक्शन में जाते हैं, Q से P पे जाते हैं, तो ये आपका Q है, ये आपका P है, यहाँ ट्रू, ये फॉल्स, तो ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा। ओके अब हम बात करेंगे फिफ्थ वाले की। फिफ्थ वाला क्या है? नॉट। नॉट नेगेशन। ओके, यानी आप सेंटेंस में नॉट दिखेगा, नॉट या नेगेशन। तो अब यहाँ पे क्या है? इफ P इज एन एनी स्टेटमेंट। देखिए ये जो नेगेशन वाला केस है ये एक ही में अप्लाई होता है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट नहीं होते आपके, एक ही स्टेटमेंट होता है, उसी में हम नॉट अप्लाई करते हैं। ओके, जैसे 3 + i इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉट लगा दिया हमने, तो ये नेगेशन आ गया यहाँ पे। ओके, लेकिन याद रखिए स्टेटमेंट कभी नेगेटिव नहीं होता है, स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है। लेकिन कभी भी अगर नॉट लगता है स्टेटमेंट में, जैसे मान लीजिए कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी स्टेटमेंट होता है, तो स्टेटमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो स्टेटमेंट को P Q R ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। किसको? स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कभी नॉट आया गया स्टेटमेंट में, तो नॉट के लिए आप P तो रहेगा आपका स्टेटमेंट, लेकिन आपको क्या लगानी पड़ेगी वहां पे? ऐसी साइन। जैसे मान लीजिए P स्टेटमेंट है, तो इसका नेगेशन क्या होगा? नेगेशन P होगा, ठीक है। अब अगर ये ट्रू है तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। तो ये नेगेशन करता है। नेगेशन जिसे लोग स्टूडेंट माइनस के तौर पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव वैल्यू है, माइनस लगा दिया आपने, तो वो क्या हो जाएगा? देखिए माइनस प्लस माइनस, ऐसा समझने के लिए करते हैं बच्चे, ऐसा नहीं करना है आपको। नेगेशन का कंसेप्ट समझना है। अगर ट्रू है तो नेगेशन उसे फॉल्स बना देगा, अगर फॉल्स है तो नेगेशन उसे क्या बना देगा? ट्रू बना देगा। मान लीजिए यहाँ पे F है, तो ये इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, ठीक है। कभी आपको ऐसा दिख गया नेगेशन T दिख गया, तो नेगेशन T का आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। देखिए नेगेशन T, इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। नेगेशन कभी भी लग गया तो ट्रू फॉल्स में बदल जाएगा। अगर फॉल्स पे नेगेशन लग गया तो उसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। नेगेशन का इतना ही काम है। कहीं पे भी नेगेशन आ रहा है, ट्रू के साथ नेगेशन दिखा तो फॉल्स बन जाएगा, फॉल्स के साथ नेगेशन आ गया तो वो क्या बन जाएगा? ट्रू बन जाएगा। यहाँ याद रखिए ये सब जो बीच में देखिए ये सिंबल दिए, इनके सिंबल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कभी कभी सिंबल से आपको, क्योंकि हम क्या करेंगे आगे जाके, जब हम क्या करते हैं स्विचिंग टेबल बनाते हैं, हम आगे जाके स्विचिंग टेबल आएगा यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ आएगी यहाँ पे, हम नेक्स्ट 1.2 में करेंगे, तो वहाँ पे हमको सिर्फ सिंबल से ही आपको याद रखना पड़ता है। सिर्फ सिंबल से आपको सोचना पड़ेगा ये कौन से रिलेशन को डिटरमाइन कर रहा है। ये कंडीशनल का रिलेशन है, बाई कंडीशनल का रिलेशन है, यहाँ पे नेगेशन का रिलेशन है, या कंजक्शन है, या डिसजंक्शन है। क्योंकि सबके देखिए ट्रूथ टेबल क्या है? अलग अलग है। अगर हम बात करेंगे, देखिए वंस मोर टाइम, कंजक्शन की बात करेंगे तो कंजक्शन में क्या होगा? दोनों ट्रू, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा, अदरवाइज सब क्या रहेंगे? फॉल्स होगा। फिर डिसजंक्शन में क्या? दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा, वरना हर कंडीशन में क्या आएगा? वो ट्रू आएगा। नेगेशन सबसे सिंपल, ओके, नेगेशन T के साथ आ गया तो आंसर फॉल्स,
नेगेशन फॉल्स के साथ आ गया तो आंसर ट्रू हो जाएगा। ओके, उसी तरह कंडीशनल याद रखना जरूरी। कंडीशनल का कंडीशन क्या है? इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू देन नेक्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स देन ओनली द स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी ट्रू देन फॉल्स तभी स्टेटमेंट क्या होगा आपका, रिजल्टिंग स्टेटमेंट फॉल्स होगा, वरना हर कंडीशन में वो क्या होगा, ट्रू होगा। बाई कंडीशनल में अगर ट्रू फॉल्स है तो भी फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू है तो भी फॉल्स ही होगा यहाँ पे, तो ये याद रखना जरूरी। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, देखिए यहाँ पे यूज कैसे करेंगे, एक दो चीज देखिए यूज कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपको ऐसा आता है, क्वेश्चन ऐसा रहेगा, इन दोनों के बीच में देखिए रिलेशन है या ऐसा नहीं है, जैसे आपको फॉल्स है ट्रू है, बीच में क्या है, एंड है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे फॉल्स ट्रू है, अगर बीच में कौन सा रिलेशन है, एंड का रिलेशन है, बीच में किस कौन सा रिलेशन है, एंड का रिलेशन है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ऐसा है, इसका यूज ऐसा होता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे मान लीजिए कहीं ऐसा आ गया फॉल्स और फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स और फॉल्स का फॉल्स आएगा। वहाँ पे देख लीजिए कभी ऐसा आ गया आपको T इम्प्लाइज F, तो ये कंडीशन में देखिए सेकंड वाला है T इम्प्लाइज F, आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा यहाँ पे। ओके, उसी तरह यहाँ पे भी आपको देखना है। तो ये जो पांचों टेबल है, ट्रूथ टेबल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। अगर लॉजिक में आप विदाउट इसके तो मार्क्स कुछ भी गेन नहीं कर पाएंगे, सॉरी, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे लॉजिक का। यही सब ये बार बार यूज होने वाले हैं। आप आगे करेंगे आपको बार बार यही सब टर्म्स आएंगे, बार बार हमको स्विचिंग टेबल बनाना पड़ता है, बार बार हम टेबल बनाएंगे यहाँ पे। तो टेबल बनाने के लिए ट्रूथ टेबल हमको बनाना पड़ता है, तो ट्रूथ टेबल, फिर आगे स्विच का लास्ट में केस आता है, उसमें भी ये काम आता है आपको बार बार। तो ये बार बार टेबल बनाने आएगा आपको, तो इसके लिए जरूरी है कि आपको ये पांचों टेबल बाय हार्ट होनी चाहिए। याद रखना देखिए इतना डिफिकल्ट नहीं है, मैंने आपको बताया कि याद रखना सिंपल है, इसको सब मत पढ़िए इसमें, ये मत एक एक टर्म को मत देखिए, सिर्फ यहाँ पे आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाला अगर कंजक्शन की बात करेंगे तो देखिए दोनों अगर ट्रू है तभी आंसर ट्रू है, बाकी सब में क्या है, फॉल्स है, सब मत पढ़िए वरना आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर यहाँ पे डिसजंक्शन में एक ही फंडा याद रखिए, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, वरना सब के सब क्या आएंगे, ट्रू आएंगे। ओके, फिर नेगेशन की बात करेंगे तो नेगेशन में तो बहुत इजी नेगेशन का कंसेप्ट, नेगेशन अगर ट्रू के साथ लग गया तो फॉल्स, नेगेशन फॉल्स पे लग गया तो ट्रू। कंडीशन और बाई कंडीशनल बस आपको क्या है थोड़ा देखना पड़ेगा, कंडीशनल में वही देखना है, ट्रू फॉल्स तो फॉल्स, और बाई कंडीशनल में ट्रू फॉल्स भी फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू भी फॉल्स होगा। ओके, तो ये जो आपके लॉजिकल कनेक्टिव्स है देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिखा गया है। ओके स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। काफी इंट्रो देखा अभी तक आपने। अब एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। तो आपको ट्रूथ वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले स्टेटमेंट के लिए हमने क्या देखा था, कंडीशन यहाँ पे कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं वही स्टेटमेंट होते हैं। इंट्रोगेटिव कहीं दिख गया आपको, एक्सक्लामेटरी दिख गया, इंपेरेटिव दिख गया, कहीं ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इन सब की बात हो गई, तो ये सब क्या है, आपके स्टेटमेंट नहीं हो सकते। जो ओपन सेंटेंस होते हैं वो भी आपके स्टेटमेंट नहीं हो सकते। तो यहाँ पे वही देखेंगे हम। सबसे पहले देखिए कंडीशन, 5 + 4 = 13। ओके, 5 + 4 9 होता है, हम भी जानते हैं, लेकिन 13 है, लेकिन ये भी क्या है, एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, बट इसके क्या है, जो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या होगी, फॉल्स होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट इज अ स्टेटमेंट which is false hence its truth value ट्रूथ वैल्यू क्या होगी इसकी, f होगी, क्योंकि एक ऐसा स्टेटमेंट है आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, अब x - 3 = 14। देखिए आगे कंडीशन नहीं भी, अगर ये यहाँ पे कंडीशन देते कि x का वैल्यू 17 है,
ओके, तब जाके 14 आता आंसर। तो इन्होंने कंडीशन नहीं दिया, अगर कंडीशन देते तो ये स्टेटमेंट होता, बट कंडीशन नहीं दी है तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था कि स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, लेकिन दोनों एट अ टाइम साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता। जैसे हमने यहाँ पे क्या रख दिया, कोई और अगर आपने 17 रखा तब ये ट्रू हो गया, बाकी कोई और वैल्यू के लिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे ये भी कभी स्टेटमेंट हो सकता नहीं है आपका। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये क्या है, इट इज अ ओपन सेंटेंस। ये क्या है, इट इज एन ओपन सेंटेंस which is not a statement। ओके, ये क्या है, एक ओपन सेंटेंस, इसलिए ये क्या है, कोई स्टेटमेंट नहीं। क्लोज द डोर, क्लोज द डोर की बात हो गई, मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे इट इज एन ऑर्डर, therefore it is not a। देखिए वही फंडा है यहाँ पे, और कुछ नहीं। अगर आपको वो फंडे याद है तो इजीली हो जाएगा। आपको याद होना चाहिए कि इम्पेरेटिव आ गया, इंट्रोगेटिव आ गया, एक्सक्लेमेटरी आ गया, तो डायरेक्टली क्या हो गया, ये तो स्टेटमेंट होने वाला नहीं है। और अगर स्टेटमेंट नहीं है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू आपको फाइंड आउट नहीं करनी है, आपको बस बताना है क्यों नहीं स्टेटमेंट जस्टिफाई करना है। इसलिए हम लिख रहे हैं ये सब जस्टिफिकेशन के लिए कि ये क्या है, एक इट इज़ एन ऑर्डर। ठीक है, अब 0 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। 0 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन होते हैं, जिनमें आई आता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। आपने पढ़ा है ना, कुछ रियल और इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स में 3 + i ऐसा कॉम्बिनेशन होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, तो a + ib का, जिसे आपने पढ़ा होगा लास्ट टाइम 11th में। तो 0 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये भी क्या है आपका, इट इज़, ये भी लिख सकते हैं आप, इट इज़ एन ओपन। ये भी क्या है, एक ओपन। ये स्टेटमेंट है, हाँ, इट इज़ अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है, पर ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। ओके, अब देखिए प्लीज़ आ गया, मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट है तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। आगे बढ़ते, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके, ये तो बात राइट है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, आपने पढ़ा होगा ये तो कभी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज़ t। x² कभी भी x के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आप क्या लिखेंगे, ये भी क्या है, एक टाइप का ओपन ही है, क्योंकि कंडीशन तो कुछ दिया नहीं इन्होंने यहाँ पे। अगर 1 देते कंडीशन, मान लीजिए x का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे डिनोट करते इफ x = 1, तब जाके क्या होता है कि स्टेटमेंट होता। बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया, तो ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे कि ये क्या है, एक ओपन सेंटेंस है। तो हम लिखेंगे इट इज़ एन ओपन सेंटेंस therefore it is not a statement। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। इन्होंने क्या कहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। ये तो करेक्ट बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट होते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते। तो ये क्या है आपका, ये भी क्या है, स्टेटमेंट है। तो आप यहाँ पे सब सोल्यूशन है जो ब्लू से लिखा जा रहा है,
अगर लिख दिया जाए तो ठीक है, वरना आप अंडरस्टैंड करिए कि ये क्या है, सब आप हमारे सॉल्यूशन है ये सब। ये सब आप समझिए कैसा करेंगे इसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ अ स्टेटमेंट, क्या है ये, एक स्टेटमेंट है विच इज ट्रू hence its truth value क्या होगी आपकी, टी होगी यहाँ पे। अब उसी तरह डू यू लाइक मैथमेटिक्स, ये तो फिर ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी होगा, ये भी एक क्या हो गया आपका, डू यू लाइक मैथमेटिक्स। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क हम लिखना भूल गए यहाँ पे। तो ये क्या है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। It is an interrogative sentence which is not a statement. Therefore it is ठीक है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट नहीं है। उसी तरह अब यहाँ पे समझ रहे स्टूडेंट, अंडरस्टैंड कर रहे, स्टेटमेंट नॉट इन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कौन होगा, नॉट अ स्टेटमेंट कौन होगा। अब द सन सेट इन द वेस्ट, ये तो करेक्ट बात है, सन किधर सेट होता है, सन राइज होता है ईस्ट में, सेट किधर होता है, वेस्ट में। तो आप क्या लिखेंगे, इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू, देयर हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। ऑल रियल नंबर और होल नंबर, ऑल रियल नंबर और होल नंबर, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर सेंटेंस अपोजिट होता, ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर्स, तो ये करेक्ट होता, क्योंकि रियल नंबर तो सबसे बड़ा नंबर है, जितने भी है, चाहे नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, सब क्या है, रियल नंबर, सब रियल नंबर के क्या है, सबसेट्स हैं। तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि रियल नंबर क्या है, रियल नंबर होल नंबर होगा, इंटीजर होगा, नेचुरल नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा, सब इंक्लूड करता है रियल नंबर। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि जितने भी रियल नंबर है वो होल नंबर, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर स्टेटमेंट अपोजिट होता तो फिर ये स्टेटमेंट स्टिल, ये तो स्टेटमेंट है, बट इसकी वैल्यू क्या है, ट्रूथ वैल्यू एफ होगी यहाँ पे। अब ये कैन क्वेश्चन मार्क आ गया, तो आप यही लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क आ गया। तो अब यहाँ पे ये वाला देख लेते हैं आप, ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको सोल्यूशन करना पड़ेगा। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके देख लेंगे, ओके। या फिर आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे फैक्टराइजेशन करके आंसर निकाल लीजिए, या पुट करके देखिए जीरो आता है कि नहीं, दो केस है आपके पास। अब यहाँ पे अगर हम रैशनलाइज का केस ले लेते हैं, चलिए मानिए रैशनलाइजेशन हमने ले लिया, तो रैशनलाइजेशन का हमको कुछ ऐसा आंसर मिलेगा, x माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 0, x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू 7 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। एक और तरीका है चेक करने का, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 को पुट करेंगे, पुट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हमारा आंसर वहाँ 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे, ये स्टेटमेंट तो है, और ये स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। देखिए कंडीशन दी है, तब हम यहाँ पे आप जज कर सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे हम क्यों नहीं लिख रहे थे कि ये स्टेटमेंट है, क्योंकि x का तो वैल्यू बहुत कुछ हो सकता है। अगर x का वैल्यू वो स्पेसिफाई कर देते कुछ भी, तो हम बता सकते थे कि ये स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। बट इन्होंने x का कोई वैल्यू नहीं दिया, अब x के तो बहुत सारे वैल्यू हो गए। अब यहाँ पे आप वही केस देख रहे कि एक वैल्यू के लिए ट्रू है बट सेकंड वैल्यू के लिए फॉल्स हो सकता है, और एट अ टाइम ऐसा नहीं हो सकता स्टेटमेंट में कि वो ट्रू भी हो फॉल्स भी हो, तो इसलिए ये यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं। अगर कोई कंडीशन लगा देते, अगर x की कोई वैल्यू दे देते, तो वहाँ पे वो स्टेटमेंट हो जाता। तो वैसे ही यहाँ पे x इक्वल टू 7 आ रहा है आपका आंसर, तो आप क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, इट इज अ स्टेटमेंट which is true
hence its truth value is t. Okay, sum of cube root of unity is 0. Okay, sum of cube root of unity is 0. ये तो आपने पढ़ा होगा 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर में कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आप देखते हैं तो वहाँ पे 0 तो आता है क्योंकि हम सबसे पहले ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद हम जाते हैं तो वहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का, फिर दो टर्म सेपरेट होते हैं, फिर वहाँ पे हमको दिखता है कि a प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आता है, वहाँ पे 0 आता है। तो यहाँ पे सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। तो इसमें भी आप क्या लिखेंगे, इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू हैंस इज ट्रूथ वैल्यू इज t। अब इट रेन्स हैवीली, ये सिंपल है बच्चों, ये एक ओपन सेंटेंस है और ओपन सेंटेंस कभी भी स्टेटमेंट हो सकता नहीं है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, उस पर मूव करेंगे अभी, ठीक है। तो ये कुछ देखिए, कुछ हमने यहाँ पे नहीं लिखे, तो ये आप समझ सकते हैं, ये एक ही लाइन का आपका आंसर होता है, तो ये 1 लाइन आप आंसर लिख सकते हैं। एक सेंटेंस में आंसर लिखना है आपको, बस स्टेटमेंट है या नहीं है। ओके ओके स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन अभी हमने किया था, थोड़ा एक मिस्टेक हो गया था फर्स्ट क्वेश्चन में। ये जो फोर्थ वाला पार्ट है कि 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, t है। हमने बाय मिस्टेकली उससे लास्ट टाइम क्या लिख दिया था, फॉल्स लिख दिया था, तो उसे फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट कर लीजिए स्टूडेंट, सॉरी फॉर दैट। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिंबल का यूज़ करना है। सिंबल क्या होते हैं, तो सिंबल के लिए आपको याद होगा एंड के लिए सिंबल डिफरेंट टाइप के सिंबल थे, जैसे आपको याद होगा एंड के लिए हम कैसा सिंबल यूज़ करते हैं, एंड के लिए ऐसा सिंबल है, और के लिए ऐसा सिंबल है, फिर उसके बाद नेगेशन के लिए या नॉट के लिए आप कह सकते हैं, नॉट के लिए ऐसा सिंबल होगा, इफ़ देन के लिए आपका सिंगल एरो आ जाएगा, और इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए हमारा ये बाई कंडीशनल या डबल एरो आ जाएगा। बस इसका यूज़ रखना है। अगर इसको आप याद रखते हैं, जैसे ये तो आप समझ गए अभी आप, तो ये इसको याद रखते हैं तो ये इजीली कर लेंगे ये क्वेश्चन। तो आप अब यहाँ पे करना क्या है, हमको लेना है सबसे पहले हमारा P और Q कंसीडर करना है, क्योंकि ये सब कैसे कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो P क्या है आपका, देखिए नागपुर इज इन महाराष्ट्र, ये आपका हो गया P। नागपुर इज इन महाराष्ट्र। Q क्या होगा आपका, ये पार्ट Q होगा, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। चेन्नई इज इन तमिलनाडु। अब आपको क्या लिखना है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, क्या होगा सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म देखिए क्या आ रहा है, एंड आ रहा है, एंड के लिए इसका यूज करेंगे, तो आप लिखेंगे P एंड Q लिख देंगे यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम, देखें यहाँ पे भी ट्राइंगल इज इक्विलेटरल और आइसोसेलस, तो यहाँ पे भी कंपाउंड स्टेटमेंट यानी मोर देन वन स्टेटमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट P क्या है, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, Q क्या है, ट्राइंगल इज आइसोसेलस, ये आपका क्या है P एंड Q है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, फिर Q क्या है आपका, ट्राइंगल इज आइसोसेलस। अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। सिंबॉलिक फॉर्म में देखिए और आएगा तो किसका यूज करेंगे आप, ये वाली कैप का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट देखिए P, और के लिए क्या यूज करेंगे आप, ये कैप का यूज करेंगे, फिर नेक्स्ट क्या है आपका Q, ये हो गया। वैसे यहाँ पे थर्ड पे आ जाइए, द एंगल इज राइट एंगल, ये आपका P हो गया। इफ एंड ओनली इफ के लिए हम क्या करेंगे, वहां से डबल एरो का यूज करेंगे बाई कंडीशनल का,
इट इज़ ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो यहाँ पे मेरे दो पार्ट मुझे मिल गए। फर्स्ट ऑफ ऑल P क्या है मेरा, तो P क्या है, द एंगल इज राइट एंगल। फिर Q क्या है, तो Q देख सकते हैं आप, Q देखिए ये है इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, Q हो गया, ऐसा लिख सकते इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। अब वही द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट, सिंबॉलिक फॉर्म है तो आप लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, तो P, फिर देखिए इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए डबल इम्प्लाइज और किसका यूज़ करेंगे आप, Q का। पहले ये P लिखा, इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए ये यूज़ करेंगे आप, ये सिंबल, और ये Q के लिए ऐसे लिख देंगे। फिर आपको क्या दिया, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर एब्ट्यूस। इतना याद रखिए, आइदर और नाइदर नॉर ये भी कंजक्शन होते हैं। कंजक्शन मतलब कैसा कैप आएगा, एंड के लिए जो यूज़ करते हैं आप। कंजक्शन बहुत सारे, बट भी एक कंजक्शन है, यड भी एक कंजक्शन है, कॉमा कभी आ जाता है कभी कभी दो स्टेटमेंट के बिटवीन में, तो वो भी एक टाइप का कंजक्शन होता है। तो कंजक्शन बहुत सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। दो भी एक कंजक्शन होता है, आइदर और भी एक कंजक्शन है, नाइदर नॉर भी एक क्या है, कंजक्शन है एक टाइप का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे P, लिखेंगे सबसे पहले आपका P क्या है, तो P है एंगल इज एक्यूट। याद रखिए स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं लिखना है, अगर नेगेटिव आएगा तो उसके लिए नेगेशन का यूज़ करेंगे आप, ओके। स्टेटमेंट तो आप पॉजिटिव रखेंगे, P एंगल इज एक्यूट। और फिर Q के लिए आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, Q के लिए क्या लिखेंगे, एंगल इज ऑब्ट्यूस, ठीक है। एक्यूट आ गया, ऑब्ट्यूस आ गया आपका यहाँ पे। अब इसके बाद PQ जैसी हो गया, अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात, हम लिखेंगे द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो सिंबॉलिक फॉर्म के लिए देखिए ये P है, ये मेरा क्या है, Q है। नाइदर का मतलब नेगेशन, नाइदर और नॉर यानी दोनों में नॉट है, नाइदर में भी नॉर में भी, तो यहाँ पे भी आपको नेगेशन यूज करना पड़ेगा, इसमें भी। मतलब ये हो गया मेरा नेगेशन P, ठीक है। क्या आएगा सबसे पहले, नेगेशन P। फिर अब नाइदर नॉर एक टाइप का कंजक्शन है, तो कंजक्शन के लिए ऐसे ही यूज करेंगे। फिर नॉर के लिए ये ब्रैकेट, और ऑब्ट्यूस के लिए किसका यूज करेंगे आप, Q का यूज करेंगे यहाँ पे। अब एंगल, इसमें भी देखिए दो टाइप आ गए, एक P हो गया आपका, एक Q। P क्या है, इफ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट B, ठीक है। सिर्फ इतना लिखना है आपको P में, ट्राइंगल। अब यहाँ पे देखिए इफ देन आ गया, तो इफ देन के लिए ये तो कंडीशनल का स्टेटमेंट हो गया, यानी सिंगल एरो का यूज़ करना है आपको। फिर Q के लिए आप क्या लिखेंगे, देन के आगे वाला पार्ट लिखेंगे। देन के आगे वाला पार्ट क्या है, मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सिंबॉलिक फॉर्म कैसे होगा, अगर इफ देन आ गया तो यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, ये यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए, ये P स्टेटमेंट हो गया। फिर ये पार्ट क्या हो गया आपका Q, और इफ देन के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, इम्प्लीकेशन का यूज़ करेंगे, सिंगल इम्प्लाइज का यूज़ करेंगे। ऐसे ही सिक्स्थ वाला भी इजी है, आप देख सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ होगा उसमें, तो उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे डबल एरो जैसा था बाई कंडीशनल का, उसका यूज़ करेंगे। अब ये वाला देख लेते हैं, सेवेंथ वाले में क्या गिवन है आपको, x इज़ नॉट इरेशनल। तो सबसे पहले P क्या है मेरा, x इज़ इरेशनल। देखिए नॉट मत लिखिए कभी भी, नॉट के लिए आप क्या लगाएंगे, बाद में जाके नेगेशन लगाएंगे। तो हम लिखेंगे x इज़ इरेशनल नंबर। फिर Q क्या होगा मेरा, तो Q क्या है, इट इज़
अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। ओके, ऐसा लिखेंगे हम कि ये क्या है, स्क्वायर का, इंटीजर का क्या है, स्क्वायर है। अब जब सिंबॉलिक फॉर्म की बात करेंगे फिर आप लिखेंगे द सिंबॉलिक कैसे होगा सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म में देखिए नॉट इर्रेशनल, नॉट के लिए सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, नेगेशन। इर्रेशनल के लिए आप क्या यूज करेंगे, पी का यूज करेंगे। ओके, इसके बाद क्या दिया आपको, बट। बट भी एक टाइप का क्या है आपका, कंजक्शन है। कंजक्शन के लिए वो सिंबल यूज करेंगे। फिर आपका देखिए क्यू में कहीं पे भी नॉट आ रहा है, यानी नेगेशन नहीं लगाना है, डायरेक्टली क्या लिखेंगे आप, क्यू लिखेंगे यहाँ पे। तो ये देखना आपके लिए जरूरी है कि नॉट कहीं पे भी स्टेटमेंट में होगा तो उसके लिए नेगेशन आएगा सिंबल में। ओके, बट भी एक टाइप का कंजक्शन है, तो कंजक्शन के लिए ये यूज करेंगे आप। इतनी चीजें याद रखिए बस। अब यहाँ पे समझ गए आप, ये था क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में था जो हम पढ़ रहे थे। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें हम क्या कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे थे हम। ओके, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट यानी 2 थे स्टेटमेंट, पी क्यू थे, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट सिंबल से हम देख रहे थे स्टेटमेंट में क्या क्या दिया है, कंडीशनल दिया है, बाई कंडीशनल, कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज है उसमें, उसके डिपेंड पे हमने ये सब लिख लिया है ऐसा। अब हम 5th क्वेश्चन देखेंगे। 5th क्वेश्चन काफी सिंपल, बहुत इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं। क्या दिया है, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग। कभी भी याद रखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ गया, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग, कुछ डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। यहाँ पे हमको क्या देखना है, हमको आपको अपने स्टेटमेंट देखना है। आपके स्टेटमेंट में अगर नॉट नहीं है तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। अगर क्वेश्चन में मान लीजिए यहाँ पे इज है तो इसके बाद नॉट लगा देंगे, यानी तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, ऐसा आ जाएगा आपका ये। अब कहीं नॉट है तो नॉट को रिमूव कर दीजिए आप, यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 इज रूट ऑफ अ इक्वेशन, ऐसा करना है आपको बस, बहुत सिंपल। कहीं इक्वल आता है तो इक्वल को क्या कर देंगे आप, इक्वल है तो इक्वल के लिए अनइक्वल का यूज करेंगे, अगर अनइक्वल है तो इक्वल का यूज करेंगे, बस इतना ही करना है हमको यहाँ पे, कुछ डिफिकल्ट नहीं। जैसे देखिए इसका सोल्यूशन कैसा होगा, सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, तिरुपति is not in Andhra Pradesh। ओके, ये ले लिया आपने। फिर इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, इसके सॉल्यूशन में देखिए 3 इज, नॉट को रिमूव कर देंगे आप, यहां पे क्या लिखेंगे, 3 इज रूट ऑफ अ इक्वेशन, which equation, x square plus 3x minus 18 equal to 0। ओके, फिर √2 is a rational number, इसके लिए ये मत लिखिए √2 is a, नहीं ऐसा मत लिखिए, आपको नॉट यूज करना ही करना है आपके स्टेटमेंट में, क्योंकि नॉट यहां नहीं है। तो नेगेशन कैसा होगा आपके स्टेटमेंट का, हम लिखेंगे √2 is not a rational number। उसी तरह ये है पॉलीगॉन ABCD इज नॉट अ पेंटागन, तो वो लिख लेंगे आप, काफी इजी है। अब यहां पे हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन कि 7 + 3, ये जो साइन है ग्रेटर की, इसको ऐसा कट करना है आपको, यानी नॉट इक्वल ऐसा लगाना है। ओके, ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू 5 ऐसा आ जाएगा। तो ये काफी इजी है नेगेशन का केस, तो बहुत सिंपल है नेगेशन। देखिए बच्चों समझिए इस चीज को, ये हमने यहाँ पे क्या किया, ये सिंबॉलिक फॉर्म था। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में भी इतने स्टेटमेंट सेम है, यानी हमको सिंबॉलिक फॉर्म पहले लाना है, सिंबॉलिक फॉर्म के बाद बस हमको उसके बाद उसकी ट्रूथ वैल्यू को फाइंड आउट करना है हमको, बस इतना रहेगा, यानी हाफ पार्ट ऐसे ही रहेगा, एक स्टेप और मोर रहेगा इसके, और कुछ नहीं, ठीक है। और 5th क्वेश्चन तो काफी इजी, समझ गए आप इसके बारे में। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है।